हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, बहुत सारा टॉपिक पढ़े थे और हम लोगों ने व्यंजन और स्वर पर कंप्लीट किया था कल के टॉपिक को। और आज हम लोगों को व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको पता है हमारी क्लास में बिना एक भी बकवास होगी पूरी क्लास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, विशेषकर कंठ, तालु या मूर्धा, दांत या होठ आदि का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आप देख सकते हैं कि जो उच्चारण स्थान है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, अघोष ध्वनि, सघोष ध्वनि। ठीक है। दोनों क्या होता है मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, आप लोग कॉपी रखे होंगे तो उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि अघोष ध्वनि क्या होती है और सघोष ध्वनि। देखिए, जैसे क वर्ण है, मान लीजिए जो क वर्ण है उसमें टोटल के टोटल 5 वर्ण होते हैं ना, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो उस 5 वर्णों में जो शुरू के 2 होते हैं, शुरू के ये 2 होते हैं, इसको बोलते हैं अघोष ध्वनि। और ये जो अंतिम 3 होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सघोष ध्वनि। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरा चीज नोट डाउन कीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। देखिए, अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिस व्यंजन के उच्चारण में जो समय अवधि होती है वो कम लगती है, वो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिस व्यंजन के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण जो होता है वह होता है पहला और तीसरा वर्ण। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहला और तीसरा वर्ण, यानी कि अगर क वर्ण की बात करें तो क और ग, इसमें क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है अल्प प्राण। ये क्या है? पहला और तीसरा अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण दूसरा, चौथा और चौथा जो होता है ये क्या होता है? ये होता है महाप्राण। और पांचवा भी क्या होता है? अल्प प्राण। यानी कि 1, 3 और 5 ये जो विषम अंकों पे रहता है वह होता है अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, जिसके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कंठ ध्वनि क्या होती है। तो याद रखिए, कंठ से निकलने वाली ध्वनि को कंठ ध्वनि कहते हैं, जिसमें कि 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ और अंग। ठीक है। और तालव्य क्या होता है? तालु से जब उच्चारण होता है तो उसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसमें च वर्ग आता है, च छ ज झ इया। ठीक है। तालु किसे कहते हैं? तो मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है उसे तालु कहते हैं। फिर देखिए मूर्धन्य यानी मूर्धा। ठीक है। मूर्धा क्या होता है? तो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग ये क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है। मूर्धा में कौन कौन सी ध्वनि आती है? ट ठ ड ढ न। ठीक है। फिर दंत्य ध्वनि देखिए, दंत्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसका उच्चारण क्या होता है? दांतों के सहारों से होता है। दंत्य ध्वनि में आता है त थ द ध न, ये होता है दंत्य ध्वनि। ओष्ठ या ओठ वाली जो ध्वनि होती है, जिसमें कि होठों के सहारे से उच्चारण होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला प फ ब भ म, एक बार उच्चारण करके देखिए तो आपके जो दोनों लिप्स हैं वो क्या होंगे? टच होंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग याद करेंगे तो समझ जाएंगे कि जो ओठ से निकलने वाली ध्वनि होती है वह ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है, जिसमें कि प वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान एवं उच्चारण के लिए किए गए प्रयत्न के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है। जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है उसके लिए उच्चारण का स्थान एवं उच्चारण किया गया प्रयत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, जैसे नासिका से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? तो अंग, अह, इया, न, म, ये सब क्या है? ये नासिका से निकलने वाली ध्वनि है। ठीक है।
मूर्धा, मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि मैंने बोला ना, मूर्धा क्या होता है? मुख का जो ऊपरी भाग होता है वो मूर्धा होता है। जैसे हम लोग री का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक मुख के ऊपरी भाग में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं मूर्धा। दंत मूल से कौन सी निकलती है? र, ल। इसके लिए आप दंत मूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप ये देखिए कि तालु से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तालु से। तो च वर्ग की जो ध्वनि है, च, छ, ज, छ, उसमें हम तालु का यूज कर रहे हैं, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे दंत व ओष्ठ दोनों को मिलाकर एक ध्वनि बनती है, उसका नाम व है। मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि दंत एवं ओष्ठ को मिलाकर बनने वाली जो वर्ण है उसका क्या नाम है? तो व नाम है, ठीक है? फिर ओष्ठ एवं ओष्ठ मिलते हैं तो ऊ और प वर्ग आता है, ठीक है? ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ और कंठ मिलते हैं तो ओ बनता है, ठीक है? कंठ ध्वनि जो क से निकलती है, जैसे क वर्ग और आ, इसमें भी कंठ का यूज हो रहा है, तो ये बेसिकली कंठ ध्वनि है। कंठ और तालु का यूज जब हम करते हैं तो कौन सी ध्वनि बनती है? ए। देखिए, आई होप आप लोगों को ये सारी जो ध्वनियां हैं उसके नाम अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे कि तालु ध्वनि कौन सी होती है, कंठ ध्वनि कौन सी होती है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है। ये सारे आपको याद हो गए होंगे, ठीक है? इसमें बेसिकली वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आपको इस ड्राइंग की सहायता से बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ठीक है? तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? मतलब स्वर एवं व्यंजनों के बीच स्थित वर्णों को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे देखिए, वर्गों में यहाँ पर तालव्य दिया हुआ है जो कि तालु से इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है? फिर वर्त से इसका है दंत मूल या मसूड़े से जो कि र होता है, ठीक है? और ल वर्त से होता है, दंत मूल से ही होता है व, दंतोष्ठ के ऊपर के दांत या और निचला होंठ को मिलाकर होता है, ठीक है? देखिए, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्या होता है? तो ध्वनि जो कभी स्वर भी हो सकती है, कभी व्यंजन भी हो सकती है, उसे अर्धस्वर कहते हैं। र को क्या कहते हैं? र जो है वो लुंठित व्यंजन है, ठीक है? र को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। अब र का उच्चारण करेंगे ना तो आप पाएंगे, अनुभव कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप अनुभव कीजिए कि उच्चारण में आप जब र का उच्चारण करते हो तो जीभ क्या होती है? तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। फिर ल बेसिकली पार्श्विक, पार्श्विक मतलब इसे वर्ण कहते हैं जैसे जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। ल उच्चारण करके एक बार देखिए। फिर मैंने ये आपको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बताया था कि जिसके उच्चारण के समय वायु मुख में से किसी स्थान विशेष या घर्षण या रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है। बेसिकली इसमें कौन कौन से होते हैं? ये तीनों श होते हैं और एक ह होते हैं, ठीक है? देखिए, उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उक्षिप्त व्यंजन में ये जो ढ होता है, ढ और ये ड इस होता है, ठीक है? ये है ड और ये ढ, ये आते हैं नुक्ता के साथ जो प्रयोग होते हैं, ठीक है? तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ नोट में लिखा है कि ड और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे, ये संस्कृत में नहीं थे। देखिए, ढ़ और ढ जो है बेसिकली ये मूर्धन्य है, सघोष है, अल्प प्राण है। और जो ढ है ये मूर्धन्य है, सघोष है, लेकिन ये महाप्राण है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आगत या गृहित ध्वनियां दिया हुआ है जिसमें कि क, ख, ग, ज और फ, ठीक है? ये आते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है अयोगवाह ध्वनियां किसे कहते हैं? तो अयोगवाह ध्वनियों में आता है अनुस्वार एवं विसर्ग। देखिए, परंपरा के अनुसार अनुस्वार एवं विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, ठीक है? स्वर के उच्चारण में बेसिकली व्यंजनों का यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर का यूज होता है। कैसे? तो देखिए, जैसे क है तो क कैसे बना? क बोल रहे तो उसमें अ का भी उच्चारण कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन
बोल रहा है कि अयोगवाह ध्वनियां जो है वो व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने की में इनकी मात्राओं को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, चूंकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, यही आंसर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। देखिए अघोष मैंने आपको पहले बताया कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होते हैं उसको अघोष ध्वनि कहते हैं या अघोष व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए दूसरे में सघोष, सघोष या सघोष को ही बोलते हैं घोष भी। सघोष या घोष एक होता है, अघोष, सघोष या घोष। तो सघोष या घोष ध्वनियों में बेसिकली तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है किसी भी वर्ग का, वो अघोष या घोष ध्वनि या व्यंजन कहलाता है। देखिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि स्वर और व्यंजन का आपसी में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि स्वर रहित व्यंजन को बोलचाल की भाषा में हलंत वर्ण या आधा वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये आधा क है, ये आधा प है और ये च है। मतलब क में अगर आप हलंत लगा देंगे तो ये आधा क हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट है कि र में उ और उ मात्राओं का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे देखिए मान लीजिए आधा र है और ये छोटी की ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब हलंत वाले र को वर्णों के बीच रखना हो तो कौन से चिन्ह से रखते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे धर्म, तो धर्म, ये वाला जो चिन्ह आप लोग जानते हैं ना, ये र का चिन्ह, जैसे कि अर्जुन लिखते हैं तो आता है उस तरह से। ठीक है, जैसे वर्ण है तो वर्ण, बेसिकली ये आधा र है, तो कोई पूछे ये क्या है तो ये आधा र है। फिर देखिए यदि र से पूर्व कोई हलंत व्यंजन हो तो र का रूप क्या हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए आधा म है और ये र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्र। फिर मान लीजिए आधा घ है और र है, तो ये हो जाएगा घ्र। उसी तरीके से द्रव देख लीजिए। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट देखिए, हलंत ब एवं पुण्य व्यंजन, जैसे कि ब और द, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, शब्द। ठीक है, शब्द में जो लगता है ना श को छोड़कर वो, इसका उच्चारण आप स्वयं करें, अपने जिह्वा का यूज करें इसके लिए। देखिए फिर ये है सिक्स्थ वाला कि हलंत द, हलंत द यानी आधा द और पुण्य कोई भी वर्ण, जैसे कि मान लीजिए व, जैसे कि मान लीजिए आधा द है और ये पूर्ण व है, तो ये बनेगा ध्व। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से। इसी तरीके से आप बाकी के जो रूल है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। लिखा है कि देवनागरी लिपि में जो र है वो एक ऐसी लिपि है जिसमें खड़ी पाई का अभाव है, इसलिए अर्धाक्षर र के प्रयोग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्धाक्षर र का लेखन स्वरूप जो है वो इस तरह से होता है, जैसे सूर्य, प्रकाश, राष्ट्र इत्यादि। ठीक है, र ध्वनि संबंधी त्रुटियां, र के विभिन्न संयोग की त्रुटियां संभावित है। र तीन प्रकार से लिखा जाता है, कुर्सी, कर्म, धर्म, संयोग से पहले, फिर अब प्रकार, अनुक्रम, राष्ट्र, ड्रम, ट्रॉम, ट्रक इत्यादि। फिर देखिए अक्षर क्या होता है, अक्षर के बारे में अब पढ़ लेते हैं। देखिए अक्षर बेसिकली किसी भी भाषा के उच्चारण की व्यवस्था होती है। ठीक है, अक्षर जिसे बोलते हैं, एक प्रयास में जितनी ध्वनि उच्चारित होती है और मूल स्वभाव में व्यक्त होती है उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक प्रयास में जितनी ध्वनि हम उच्चारित कर सकते हैं वो क्या होता है, अक्षर होता है। सामान्यतः वर्ण एवं अक्षर को एक ही मान लिया जाता है। ध्वनि मुख के विभिन्न भागों से निकलती है। उच्चारित ध्वनि शून्य में स्थिर हो जाती है और कभी भी नष्ट नहीं होती, उससे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों की लिपि व्यवस्था वर्ण कहलाती है। जैसे क एक वर्ण है, ठीक है, जिसके पुनः खंड नहीं हो सकते क्योंकि ये आधा क है। ठीक है, किंतु क एक अक्षर है जिसमें क और अ दो वर्ण मिले हुए हैं। यानी अक्षर को आप समझ सकते हैं कि वर्ण एक छोटी इकाई है, अक्षर उससे थोड़ी बड़ी इकाई है। अब देखिए लिंग पढ़ लेते हैं। लिंग क्या होता है, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ होता है, चिन्ह। वह चिन्ह
जिससे शब्दों का स्त्री एवं पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो सके उसे कहते हैं लिंग। जैसे हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने जाते हैं, आपको पता होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन उसी जगह पे जो संस्कृत है उसमें 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञा केवल पुल्लिंग के रूप में होते हैं, जैसे कि कौवा, काग, झिंगूर, चमगादड़, चीता, खटमल, भेड़िया, केंचुआ, पिल्लू, झींगा, पक्षी, उल्लू, चीलर, तीतर। ये सारे क्या है? ये केवल पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है, ये प्राणीवाचक संज्ञा है। इन पक्षियों का जो प्रयोग होता है इनके नाम का वो पुल्लिंग में ही होता है। जैसे मान लीजिए कौवा रोटी खाता है, ये नहीं होता है कि कौवा रोटी खाती है। ठीक है। या उल्लू पेड़ पर बैठा है, ये नहीं बोलते हैं कि उल्लू पेड़ पर बैठी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये केवल और केवल इसका यूज जो है वो पुल्लिंग रूप में होगा। ठीक है। अब देखिए लिखा है कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है उसका यूज केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कोयल, चील, बटेर, चिड़िया, जोंक, मैना, तितली, गिलहरी, दीमक, तूती और मछली। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम कभी ये नहीं बोलते कि तितली उड़ रहा है, हम हमेशा ये बोलते हैं तितली उड़ रही है। ठीक है। और अगर आप बोलते हैं कि हाँ तितली उड़ रहा है तो आप गलत बोलते हैं। आज से बोलिएगा तितली उड़ रही है। फिर देखिए कुछ संज्ञाएं जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होती है, जैसे कि आत्मा। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होती है। देह, श्वास, सामर्थ्य, पवन, औषधि, विलय, तौलिया, शपथ, ये सारा जो है ना शपथ। ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है दोनों लिंगों में। फिर देखिए वचन। तो वचन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है। हिंदी में वचन केवल 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह बालक पढ़ता है, तो इसके यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? एक बालक के बारे में बात हो रही है। और मान लीजिए वे लड़कियां खेल रही हैं, तो यहाँ पर लड़कियां आई हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां एक से अधिक लड़कियां खेल रही हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसे वचन हैं जिसका जो यूज है वो सदा बहुवचन में होता है, ऑलवेज। जैसे राम के दर्शन हुए। दर्शन एक बहुवचन का शब्द है। ठीक है। दर्शन ऐसा नहीं है कि एक वचन में दर्शन नहीं हो सकता, बहुवचन में दर्शन नहीं हो सकता, मतलब सॉरी, एक वचन में कभी दर्शन नहीं हो सकता लेकिन बहुवचन में हो सकता है। ठीक है। मेरे भाग्य अच्छे थे। भाग्य कभी भी बहुवचन होता है, भाग्य में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। फिर समाचार भी बहुवचन होता है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। फिर देखिए चोर को देखकर मोहन के होश उड़ गए। तो होश जो है वो भी क्या है? बहुवचन शब्द है। अब देखिए वाक्य क्या होता है? तो वाक्य ऐसे शब्द समूह को जिससे कि एक पूर्ण विचार प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक महत्वपूर्ण पूर्ण विचार का प्रकट होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ तक वर्ड लिखा रहे, मान लीजिए सिरचन जाति, तो क्या यह वाक्य होगा? नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सिरचन जाति का कारीगर है, तो ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। मान लीजिए यहाँ लिखा रहता चहेता पुत्र। चहेता पुत्र एक वाक्य नहीं होता, लेकिन केरल प्रकृति का चहेता पुत्र है, यह एक सार्थक और पूर्ण विचार प्रकट करने वाला एक वाक्य है। देखिए वाक्यांश क्या होता है? तो ऐसे शब्द समूह को जिससे कोई पूर्ण विचार प्रकट ना होकर विचार का केवल एक अंश ही प्रकट हो तो उसे बोलते हैं वाक्यांश। उपवाक्य क्या कहते हैं? मतलब उपवाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए जब कोई विचार एक से अधिक वाक्यों के द्वारा प्रकट होता है तो उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि सुरेश ने रमेश को बड़े आदर से घर बुलाया है और अपने पास बैठाया है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? कोई विचार एक से अधिक वाक्यों के द्वारा प्रकट हो रहा है तो क्या कहते हैं? उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए और के बाद जो है सेंटेंस वो भी उपवाक्य हो गया और ये भी क्या हो गया? उपवाक्य हो गया, और ये दोनों मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। फिर देखिए यहाँ
लिखा है रचना के अनुसार वाक्य भेद क्या होते हैं। तो देखिए रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं कितने, 3। एक साधारण वाक्य होते हैं और एक बताइए क्या होते हैं, एक मिश्रित वाक्य होते हैं और एक संयुक्त वाक्य होते हैं। देखिए साधारण वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे बोलते हैं साधारण वाक्य। जैसे शीला किताब पढ़ रही है, तो इसमें क्या है, कर्ता शीला है और क्रिया क्या हो रही है, किताब पढ़ना क्रिया हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, शीला किताब पढ़ रही है। यहाँ पे क्रिया भी एक है, कर्ता भी एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। अब आइए मिश्रित वाक्य पर चलते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य में है कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो रहते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम ने मुझसे कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर लिखा है कि सुरेश ने कहा कि जब उसकी माता कहेगी तब वह खेलने जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले सुरेश ने कहा कि जब उसकी माता कहेगी तब क्या करेगा, वो खेलेगा। तो यहाँ क्या है, एक तरह से बोला जाए तो दो वाक्य जुड़े हुए हैं जिसमें कि एक वाक्य उस मतलब जो वाक्य है मेन वाक्य उसका क्या कर रहा है, सहारा ले रहा है, उस पर वो आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उपवाक्य है और कुछ आश्रित उपवाक्य है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं। ये दोनों ही उपवाक्य हैं लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक आश्रित उपवाक्य है। इस तरीके का जो सेंटेंस आता है उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि उपर्युक्त वाक्यों के पढ़ने से निम्न बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। पहला क्या कि प्रत्येक वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना है, इसे ही उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जब दो सरल वाक्य जुड़ जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। ठीक, फिर देखिए उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। तीसरा, प्रत्येक उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चौथा क्या है कि इन उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और शेष उपवाक्य उस पर निर्भर या आश्रित होते हैं। गहरे काले वाक्य उपवाक्य हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ लिखा है जब पिताजी कहें, यहाँ लिखा है जब पिताजी कहें तब तुम चले जाना। ठीक है, तो ये प्रधान है, जाना है उसको। ठीक है, लेकिन कब, जब पिताजी कहें, तो ये आश्रित उपवाक्य हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये आश्रित है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बेसिकली याद रखिएगा कि संयुक्त वाक्य के लिए दो वाक्य जुड़े होने चाहिए और जोड़ने के लिए इसमें किंतु, परंतु, और, एवं, इस तरीके के वर्ड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है मैं तुम्हारे घर गया था किंतु तुम घर में नहीं थे, ये क्या हो गया, एक तरह का संयुक्त वाक्य। फिर देखिए रमेश यहाँ आएगा या सुरेश उसके पास जाएगा, तो ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो उपवाक्य ही जुड़े हैं और जो मिश्रित होता है, मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें भी दो उपवाक्य ही जुड़े रहते हैं। लेकिन मिश्रित उपवाक्य में होता है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब बेसिकली एक बोल सकते हैं कि जो एक होता है वो मेन वाले जो उपवाक्य होता है उस पर आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता, दोनों इंडिविजुअल, मतलब एक तरह से बोला जाए तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए मैं तुम्हारे घर गया था किंतु तुम घर में नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है या निर्भर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए वहां तक का टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द विचार, पद एवं पद के भेद। देखिए शब्द क्या होता है, तो वर्णों के उपसर्ग या प्रत्यय रहित समूह को शब्द कहते हैं, जैसे समाज। फिर व्यवहार, यहाँ पर क्या है, ये शब्द है। याद रखिए वर्णों के उपसर्ग या प्रत्यय रहित समूह को, उसमें किसी भी तरीके का उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब उसे बोलेंगे शब्द। पद क्या होता है, जब मूल शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग विभक्ति लगाकर एक नया शब्द बनता है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे सामाजिक, दुर्व्यवहार इत्यादि, ये सब क्या है, पद है। इस प्रकार प्रत्यय या उपसर्ग या दोनों से युक्त शब्द ही पद होता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर देखिए लिखा है शब्द वाक्य का अंग नहीं होता जबकि वाक्य के आने पर किसी भी शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में आते ही वह लिंग वचन कारक पुरुष और क्रिया के साथ आपसी आकांक्षाओं में बंध जाता है। देखिए पद निर्माण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए पद निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि शब्द में लिंग वचन पुरुष के तत्व संगठित होने पर पद की रचना होती है। वे तत्व वाक्य में क्रिया पद का अथवा विशेषण पद का नियमन करते हैं। फिर दूसरा है कि शब्द के पद रूप में परिवर्तित होने पर वे अर्थ के वाचक हो जाते हैं। लेखक का या वक्ता का जो आशय होता है वह उसमें रीतिबद्ध हो जाता है। फिर लिखा है कि पद वाक्य में कारक पद क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। देखिए संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो याद रखिए बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसमें क्या होते हैं? तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। देखिए रूढ़ संज्ञा क्या होती है? रूढ़ संज्ञाएं वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे कमल। मतलब रूढ़ संज्ञाएं बेसिकली वह होते हैं कि जिनको अगर खंडन कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ ही ना निकले। जैसे मान लीजिए हम लोग कमल को क, म और ल में क्या करते हैं? खंड कर देते हैं। तो क्या ये सार्थक है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? निरर्थक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये रूढ़ संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ लिखा है पेन। ठीक है। तो जो पेन होता है अगर उसको मान लीजिए कि हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। उसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञाएं वे हैं जो कई सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे कि पाठशाला। यौगिक में बेसिकली याद रखिएगा दो शब्द मिलकर बनेंगे और दोनों ही सार्थक होंगे। जैसे कि मान लीजिए पाठ, पाठ का भी अर्थ होता है, ठीक है, पाठ पढ़ना। शाला वह स्थान जहाँ की पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या दोनों मिलकर हो गया? पाठशाला। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे विद्यालय है, विद्या धन आलय, यानी विद्या ग्रहण करने का स्थान। तीसरा देखिए योग रूढ़ संज्ञा वह संज्ञाएं हैं जो अपने खंडों का अर्थ छोड़कर कोई अन्य ही दूसरा अर्थ लेती है। जैसे मान लीजिए जलज। जलज, जलज का क्या अर्थ होता है बताइए? जलज का अर्थ होता है जल में रहने वाला, जिसे कि हम कहते हैं कमल, ठीक है, उसे बोलते हैं जलज। जलज से कमल का अर्थ जो है कहीं ना कहीं ये दूसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। देखिए संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु है उनमें से कोई ना कोई नाम अवश्य होता है उनका। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। मोहन नाम है तो नाम क्या है? एक तरह का संज्ञा है। फिर देखिए स्कूल, स्कूल बेसिकली एक तरह का स्थान का नाम है और आम फल का नाम है, मिठास एक गुड़ का नाम है, मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी पदार्थ पक्षी स्थान भाव आदि के नाम है। बेसिकली माने तो ये संज्ञा है, ठीक है। परिभाषा क्या थी? मैंने आपको पहले बताया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो रहा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम, गीता, किरण, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम। इसलिए व्यक्ति के अगर नाम रहेंगे तो वह होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम आम खाता है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मान लीजिए भारत, जापान, चीन, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और पुस्तकों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तुओं के विभिन्न नाम जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है? जातिवाचक। मतलब वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक में आएंगे। मनुष्यों जैसे कि लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये भी जातिवाचक है। पशु पक्षी के नाम जो होंगे वो भी जातिवाचक है, ठीक है।
मान लीजिए कि कोई पद है, जैसे कि कोई मान लीजिए कलेक्टर है, कोई एसडीएम है और मान लीजिए कोई एसपी है, तो इस तरीके का जो पद है बेसिकली यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, फिर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे कि धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी, ये क्या होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं, जिसे कि हम माप तौल तो सकते हैं बट इसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, फिर खाने पीने की वस्तु के जो नाम होते हैं, मान लीजिए दूध, घी, तेल, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? माप कर सकते हैं। फिर देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस संज्ञा में अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तियों का कोई समूह है, जैसे परिवार, परिवार इसमें क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। वस्तुओं का कोई भी समूह, कोई भी गुच्छा, पुंज, ढेर या कोई भी श्रृंखला, ये भी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा, गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की कोई गणना नहीं करता। लोभ, क्रोध, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सभी क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। पहला हो जाएगा क्रियाओं से, दूसरा है संज्ञा से और तीसरा है विशेषण से। जैसे देखिए काटना से बना काट, सजाना से बना सजावट, चलना से बना चलन, लिखना से लिखावट, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, ये सब जो चीजें हैं ये एक तरह से बोला जाए भाववाचक संज्ञा है। फिर है विशेषण। विशेषण के बारे में अगर बात किया जाए तो महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गरम से गर्मी, ये सभी क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। देखिए कल की क्लासेस में हम लोग सर्वनाम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।